जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो 2100 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है। 21 वीडियो में हम 2100 प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन 2100 प्रश्नों को देख लेते हैं, निश्चित ही इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आप जरूर सही करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या फिर वाघ गुफाएं। तो याद रखेंगे, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? तो भीमबेटका। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो रायसेन जिले। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ रिक्त स्थान दिया हुआ, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। स्पष्ट शब्दों में जिन का अर्थ आपको बताना है। जैन धर्म में जिन का अर्थ आपको बताना है। तो जो जैन धर्म है, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? तो जैन धर्म में जिन का अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावादेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी विजेता हो जाएगा सही उत्तर। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर वृहदर्थ हो जाएगा। तो लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? सही उत्तर हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा राइट आंसर? तो अशोक होगा। अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्या बताना है? तो अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे। निश्चित ही कमेंट करना है, जितने प्रश्न सही उतने ही बताना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो 181 है। क्या है? तो याद रखेंगे 181 कितना है? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 181। कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 181। याद रखेंगे, यह जो सेवा है महिलाओं को पुलिस, मेडिकल, कानूनी और काउंसलिंग सहायता एक ही काल पर उपलब्ध कराती है। तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा 181। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रवासोदत्तम किसने लिखा है? क्या? तो स्वप्रवासोदत्तम किसने लिखा है? जयदेव, कालिदास, शूद्रक या फिर भास। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या बताना है। तो स्वप्नवास दत्तम बताना है, किसने लिखा है? तो भास हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो राइट आंसर भास हो जाएगा। गलती नहीं करिए। स्वप्नवासो दत्तम किसने लिखा है? तो भास के द्वारा। बात करें कि जयदेव ने क्या लिखा है, तो जयदेव का आपको कमेंट करके बताना है। गीत गोविंद अगर पूछ लिया जाए तो जयदेव ने लिखा है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने। मृच्छकटिकम शूद्रक, मालविका अग्निमित्रम कालिदास। तो कालिदास का क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम। याद रखेंगे। अगला शूद्रक का अगर पूछा जाए तो हमने आपको अभी बताया शूद्रक ने क्या लिखा है, तो मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। छठवां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर सही उत्तर जो हो जाएगा कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। कहां पर? तो तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। जरूर याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के साथ प्रशस्ति धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के साथ प्रशस्ति धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा। यहां पर स्पष्ट शब्दों में कहें तो सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो राइट आंसर लगाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। गलती नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक क्या किया था? तो सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जरूर याद रखेंगे। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? 1540 हो जाएगा। क्या? तो कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? सही उत्तर होगा 1540 में। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं व शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? गीत गोविंद अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया गीत गोविंद लिखा है किसने? तो जयदेव ने। किसने लिखा है? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। किसने? तो गीत गोविंद जयदेव। तुलसीदास जी की बात अगर कर लें
तो रामचरितमानस। क्या? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है किसने? तो तुलसीदास ने। और क्या लिखा है? तो दोहावली लिखा है, गीतावली लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास ने लिखा है क्या? तो बीजक हो जाएगा। बीजक में क्या क्या है? तो साखी, शबद, रमैनी। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु हरिगोविंद सिंह जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु पूछा गया है। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। कौन? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। इनके बाद गुरु अंगद देव। दूसरे की बात करेंगे तो गुरु रामदास। गुरु अंगद देव पहले कौन थे? तो पहले गुरु नानक देव हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे गुरु अंगद देव, और तीसरे की बात करेंगे तो गुरु रामदास। 10वें की अगर बात कर ले तो गुरु गोविंद सिंह जी। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीवी जोशी, डी वाचा, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक किसमें? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कॉमनवेल्थ। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? कौन सा शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। कब? तो 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कौन सा समाचार पत्र था? तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या होगा? तो इंडियन ओपिनियन सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कौन कौन सी भाषाओं में पूछ लिया जाए तो हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं जरूर याद रखेंगे। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? अरुणा आशफ अली, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इसका लगाएंगे कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने। किसने? तो गांधी जी ने की थी। किसने? तो गांधी जी ने। कब? तो 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपसे कई बार पूछा गया, याद रखेंगे, घनश्याम दास बिरला थे। हरिजन सेवक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे कौन? तो घनश्याम दास बिरला। और प्रथम सचिव की बात करें तो प्रथम सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। कौन? तो प्रथम सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। किसने? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 1907 की बात करेंगे तो 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया, पूछा जाता है 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया था। फिर 1916 में इनका पेचअप हो गया, याद रखेंगे। अगला है, माइकल उडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह, राजगुरु उधम सिंह या फिर सुखदेव थापर? तो पंजाब में जन्मे शहीद उधम सिंह ने। किसने? तो पंजाब में जन्मे शहीद उधम सिंह ने गवर्नर जनरल माइकल उडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को की थी। कब? तो 13 मार्च 1940 जरूर याद रखें। कहां पर की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी से बताइए क्या होगा? तो लंदन के कहां पर? तो कैंगस्टन हॉल में की थी, जरूर याद रखेंगे। अगला है, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की? वीडी सावरकर, सीआर दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की गठन की थी? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा सही उत्तर। क्या होगा?
तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना कहां पर? तो सिंगापुर में की गई थी। कहां पर? तो सिंगापुर में। अगला है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में आपको पता है संसदीय सरकार है। कैसी है? तो भारत में जो है ये संसदीय सरकार है। कैसी है? तो संसदीय सरकार है। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। किसमें? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया? तो विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया? तो विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। केवल 4 पूछ लिया जाए तो नीति देशक सिद्धांत हो जाएगा, मौलिक अधिकार से भाग 3 हो जाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भाग 4 होगा, और नागरिकता से क्या होगा? तो नागरिकता से हो जाएगा क्या? तो भाग 2 होगा, नागरिकता से संबंधित है। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। प्रथम महिला राज्यपाल किसी राज्य की? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको याद रखना, एक प्रश्न पूछा ही जाना है। अगला है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। जरूर याद करेंगे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो प्रधानमंत्री यहां पर सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के रिक्त स्थान दिया हुआ है। खंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो 124 खंड 2 हो जाएगा। क्या? तो 124 खंड 2 हो जाएगा। जरूर याद करेंगे। क्या होगा? तो 100 क्या होगा? तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 124 हो जाएगा। 124 से खंड 2 हो जाएगा के अनुसार भारत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग किसके स्थान पर आया? तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में आया। कब? तो 2015 में। अगला है, निम्न से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो निम्न से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? सही उत्तर हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था। क्या होगा? तो 26 नंबर का जो सही उत्तर है ये कानून और व्यवस्था हो जाएगा। अगला है, और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। निवेदन है आप सभी से, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके निरंतर प्रयास कर सके। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? जितेंद्र श्रीवास्तव, अरुण कुमार त्यागी, राजेश कुमार, अमितेश कुमार सिंह। तो जल्दी से बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? तो अप्रैल 2025 में किसे? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किसे? तो अमितेश कुमार सिन्हा को क्या बनाया गया? तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर होगा अमितेश कुमार सिंह। अगला है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा। तो इस प्रकार आप गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्न से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? एस्फाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट या फिर फ्रीसाल्ट। तो निम्न से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो सेल का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो एस्फाल्ट हो जाएगा। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का एक चिपचिपा काला गाढ़ा तरल या ठोस रूप है, या सेल का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो एस्फाल्ट हो जाएगा। क्या? तो एस्फाल्ट हो जाएगा। वायुमंडल के समताप मंडल में परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी किरणों में वृद्धि हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है?
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कौन सी? तो टिटिकाका झील पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 3812 मीटर है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? तो टिटिकाका हो जाएगा। क्या? तो टिटिकाका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, हमने आपको ट्रिक बताया था कैसे याद करना है। तो रुक चीन अबाया भारत, रुक चीन अबाया भारत। तो रा की बात करेंगे, रूस यानी रूस पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे, चीन तीसरे। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। छठे स्थान की बात करेंगे तो छठा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा और सातवें स्थान पर अपना भारत है। सातवें स्थान पर अपना भारत है क्षेत्रफल के अनुसार। तो गलती नहीं करना है। अगला है ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को जानते हैं फजेंडा के नाम से। किस नाम से? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जानते हैं। अगला है रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो रेडक्लिफ की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। रेडक्लिफ किसके मध्य होगा? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और चीन के बीच बात करेंगे तो भारत और चाइना के मध्य जो रेखा होगा वो क्या होगा? तो भारत और चाइना मैकमोहन हो जाएगा। डूरंड की बात करें तो भारत डूरंड की बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। तो रेडक्लिफ की बात जब होगी तो भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा की बात होगी तो भारत और चीन, और डूरंड रेखा की बात होगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। जरूर याद करेंगे। अगला है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात की बात करेंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये पूर्वी राज्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश क्या होगा? तो ये पूर्वी राज्य हो जाएगा। अगला है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगी। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला है नदी के तट पर निर्मित उद्योग माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया? तो माजुली का निर्माण किस नदी पर हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? तो असम में है। कहां पर? तो असम हो जाएगा। अगला है सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर गंगा? तो सोन नदी की बात होगी। किसकी? तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। किससे? तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, यमुना, ताप्ती या फिर कावेरी? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री नामक यमुना से निकलती है तथा प्रयागराज गंगा से मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। क्या? तो यमुना हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करते हैं? काल वैसाखी का अनुभव आप किस राज्य में करेंगे? तो पश्चिम बंगाल होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। अगला है चमड़ा का संबंध किस रंग से क्रांति? स्वर्ण, काली, धूसर या फिर भूरी? तो चमड़ा का संबंध पूछा गया है। चमड़ा का संबंध किस रंग की क्रांति से है? चमड़ा का संबंध हो जाएगा किससे? तो भूरी क्रांति। चमड़ा का संबंध हो जाएगा भूरी क्रांति। और स्वर्ण क्रांति की बात करेंगे तो बागवानी हो जाएगा। और काली की बात करेंगे तो पेट्रोलियम और कोयला हो जाएगा। और धूसर की बात करेंगे तो उर्वरक हो जाएगा। और भूरी की बात होगी तो ये किसका? तो चमड़ा होगा। भूरी क्या होगा? तो चमड़ा होगा। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहां खोजा गया? तो असम के डिगबोई में। नेक्स्ट है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम की बात होगी तो ये तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सबसे कम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार प्रश्नगत बात करेंगे तो प्रश्नगत विकल्पों में से सबसे कम बोली जाने वाली भाषा तमिल है। क्या है? तो तमिल हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। पहले की बात होगी तो आपको पता है जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या है? तो पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है। दूसरे पर कौन सा है? तो दूसरे पर महाराष्ट्र हो जाएगा।
और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा बिहार हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। अगला है सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सुराहताल, आसान भाषा में समझें कि सुराहताल पूछा गया है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो सुराहताल प्रसिद्ध अभयारण्य की बात करेंगे तो ये बलिया में है। कहां पर? बलिया में। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, कभी कभी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये बलिया में है, सुराहताल जिसे जाना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई। भदोही की बात होगी किसकी? तो भदोही कालीन बुनाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना 2021 में। कब? तो 2021 में उत्तर प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि परिभाषा के अंतर्गत आता है? बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि राजस्व, काश्तकारी सुधार आदि संबंधित मामलों से निपटती है। इस अधिनियम में 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं, 4 अनुसूचियां हैं। इसकी परिभाषा के तहत इसमें बागवानी, पशुपालन, मछली पालन कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। क्या आता है? तो बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, ये सभी हो जाएगा। क्या? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो ये सभी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? कितना हो जाएगा? तो 16.4%। कितना? तो 16.4%। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? मिश्रित है भारत की अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी शाखा को कमजोर किया? भारत देश की समाजवादी शाखा को किसने कमजोर किया? किसने किया? तो आपको पता है 1991 में आर्थिक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वर्ष 1991 में। कब? तो वर्ष 1991 में। क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1991 में भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति ने भारत की समाजवादी शाखा को कमजोर किया। नई आर्थिक नीति हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित से किसने भारत की समाजवादी शाखा को कमजोर किया? तो नई आर्थिक नीति। अगला है इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? आपको पता है असम डिगबोई। अगला है भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। किस पर? तो भारत की विदेशी मुद्रा निम्न में से किस मद में अधिकतम खर्च होती है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। किस पर? तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का अर्थ क्या है? वीडियो का अर्थ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? कितने बताना है? तो सभी 6 भाषाओं में। कितने? तो सभी 6 भाषाओं में। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर है? शासन करने वाली परिषद, ग्राम सभा, कार्यकारी परिषद या फिर ग्राम परिषद। बताना है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी इसके शासन करने वाली परिषद पर है। शासन करने वाली परिषद पर है। किस पर है? तो शासन करने वाली परिषद पर है। भारत ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाएगा? तो सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती, इस पर किया जाएगा, जबकि भूमि बंधक पर नहीं किया जाएगा। अगला है ध्वनि किसके माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो ठोस में ध्वनि की चाल सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक होती है, जबकि निर्वात में यह गुजर नहीं सकती। तो राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय पूछा गया है। कच्चा तेल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन या फिर जैव भार। तो बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों में कोयला आता है, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल शामिल है जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है और मृत पौधों और जानवरों से बनता है। किससे? तो मृत पौधों और जानवरों से बनता है। तो सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? गैर नवीकरणीय स्रोत क्या होगा? तो कच्चा तेल हो जाएगा। क्या? तो गैर नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? तो कच्चा तेल होगा।
यहां पर पूछा गया कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो कच्चा तेल हो जाएगा। क्या होगा, तो कच्चा तेल सही उत्तर होगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा असम में हो जाएगा। आसान है, टाइम नहीं लेना है। वृक्ष की उम्र जानने की विधि कौन सी है, तो उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। वृक्ष की उम्र जानने की विधि कौन सी है, तो वृक्ष की उम्र जानने की विधि है मौजूद वार्षिक वलयों को गिनकर। अगला है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की शुरुआत की गई। नव्या पहल पूछा गया है, याद करेंगे कि नव्या पहल की शुरुआत किस जिले से हुई, तो नव्या पहल की शुरुआत हुई सोनभद्र से। कहां से, तो सोनभद्र राइट आंसर होगा। जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहां किया गया। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में। जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुरानी पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, अन्य स्रोतों से प्रारंभिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण हो जाएगा। तो सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, अन्य स्रोतों से प्रारंभिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, सूर्य और ग्रह, पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा आप लगाएंगे वस्तुओं के किसी भी युग में। अगला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पूछा गया है क्या, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। शून्य की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। कितना, तो 32 डिग्री हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कैसे निकालना है, तो C/5 करना है और उसके बाद में क्या करना है, तो इक्वल क्या करना है, F-32 हो जाएगा और y9 हो जाएगा। तो C कितना पूछा है, कितने 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 रखेंगे फिर 9 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार जब आप करेंगे तो कितना आएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। कितना, तो 32 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है। अगला है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है, तो बादलों का रंग सफेद होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, तो आमिश्रणीय कहते हैं। अगला है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो अष्टक नियम प्रतिपादित किसने किया था। अष्टक नियम प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। किसने, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। एपिग्राफी क्या कहलाता है, एपिग्राफी की बात करेंगे तो एपिग्राफी क्या कहलाता है, शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या कहलाता है, तो शिलालेखों का अध्ययन। बात करेंगे आस्ट्रोलॉजी, कंकालों के अध्ययन को आस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और कार्टोग्राफी की बात करेंगे तो मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, तो गलती नहीं करेंगे। अगला है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। कुल और जाति के बीच का पूछा गया है, कुल और जाति के बीच का कैसे याद करेंगे, तो वर्तमान समय में क्या हो जाएगा, तो वर्तमान समय में बात करेंगे क्या क्या, तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। कुल, वंश और जाति, तो वंश बीच में आ जाएगा। क्या है, तो कुल, वंश और जाति, तो कुल और जाति के बीच में क्या आएगा, तो वंश आ जाएगा। अगला है, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। निम्न से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, तो इकोलॉजी शब्द गढ़ा था अर्नेस्ट हेकल ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीनीकरण स्रोत नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायु या फिर कोयला। अनवीकरण ये पूछा गया है, याद करेंगे क्या हो जाएगा, तो बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन या नव्य संसाधन बात करेंगे तो जिनके भंडारण प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या करेंगे, तो पुनर्निर्माण होता है। जैसे बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन, ज्वार जल, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है। क्या क्या, तो पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो अनवीकरण हो जाएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, कौन सा अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय स्रोत नहीं है,
तो नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या आता है आपको हमने बताया क्या क्या, तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, तो वायु जो है नवीकरणीय हो जाएगा, वायु हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किसने? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया टिम बर्नर्स-ली ने, इसको आप WWW कहते हैं। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? VKR राव। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो VKR राव हो जाएगा क्या? तो VKR राव क्या हो जाएगा? तो VKR राव सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है? सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा क्या? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण हो जाएगा। वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण हो जाएगा। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? तो अल्पकालिक क्या? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहते हैं क्या? तो ट्रेजरी बिल हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा कौन सी है? मानव भूगोल हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी पूछा गया है, तो ये हैदराबाद में। कहां पर? तो हैदराबाद में। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि G20 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब आपसे पूछा गया है, साइट का मतलब क्या होगा? साइट का मतलब होता है क्या? तो साइट का मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ण किस देश की राजधानी? वर्ण स्विट्जरलैंड की राजधानी किसकी? तो वर्ण की बात करेंगे, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी। वर्ण किसकी? स्विट्जरलैंड। तुर्की की अंकारा, डेनमार्क कोपेनहेगन। अगला है यूरोप महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया। 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन में नहीं है, याद करेंगे। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से याद रखेंगे। लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने। द कार्निकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। द कार्निकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला CS लुइस के द्वारा। किसके द्वारा? तो CS लुइस के द्वारा। बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। किसको? तो जेम्स नाइस्मिथ को। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार प्रभावित करता है? तो लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके प्रभावित करता है क्या? तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। अगला है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया? कब? तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम शुरू किया गया? किस वर्ष? तो 1952 में। कब? तो 1952। अगला प्रश्न है किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमले न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? किस पर हो जाएगा? किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हम पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा भारत में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पाकिस्तान के साथ की। किसके साथ? तो पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। यह संधि 31 दिसंबर 1988 में हस्ताक्षरित की गई। कब? तो 31 दिसंबर। कब? तो 31 दिसंबर 1988 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? डोलोमाइट खनिज नामक जो उत्पादन होता है कहां पर? सोनभद्र तथा मिर्जापुर में। अगला है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। कब? तो 1983 में। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नारायण सुब्रमण्यम हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम यहाँ पर राइट आंसर होगा।
2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना एम्बेजो में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तो कहां किया जाएगा 2026 में? तो इटली में। अगला है, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? बानो मुश्ताक हो जाए कौन? तो बानो मुश्ताक राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? तो ये कन्नड़ लेखिका है। कैसी है? तो कन्नड़ लेखिका है। कैसी? तो कन्नड़ लेखिका है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में। कब? तो 18 जून 2001 राइट आंसर होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। कितने हैं? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। अगला है, और आज का अंतिम प्रश्न, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे भी ऑप्शन। तो 100 प्रश्न थे। बताइए कि 100 प्रश्नों में स्कोर क्या रहा? कितने प्रश्न आपसे सही हुए जरूर कमेंट करके बताएं। हमने बताया इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।